अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट और ये पॉडकास्ट बिल्कुल बाकी पॉडकास्ट की तरह नहीं है। यहाँ पे हम बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आई एम शफक, योर होस्ट, योर गाइड एंड मे बी योर न्यू फेवरेट टेकी। सो आई हैव बीन वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर मैनी ईयर्स और इस इंडस्ट्री में काम करते हुए जो चीज़ें मैंने सीखी हम उन पे बात करेंगे और जो क्वेश्चंस मैं पूछना चाहती थी अपने टाइम पे ये कैरियर स्टार्ट करते हुए या अभी अपने कैरियर को एवेल्युएट करते हुए हम उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट गेस्ट फॉर आवर फर्स्ट एपिसोड इज सर मुराद हसन, मिस्टर मुराद हसन, and he is very talented engineer and running a successful software business and one of my mentors. तो सर कैसे हैं आप? I'm good. Thank you so much for asking and thank you for having me. ओके सर, स्टार्ट करते हैं आपके स्टार्टिंग से कि आपका पैशन कैसे स्टार्ट हुआ टेक्नोलॉजी के लिए। Absolutely. Passion start इस तरह हुआ कि I think I've always been a problem solver or I try to be one. और उसमें discover ही किया गया कि this field of computer science actually kind of resonates with my interest के काम मज़े का लग रहा था. It was very beginning. I hadn't discovered it much and all that. So you can say it started off a little bit with an accident. कि चलो let's give it a shot. नहीं हुआ तो देखा जाएगा. पसंद आ गई field तो why not? Let's do it. Right. So it started off from there and the element of curiosity I think उसने बहुत बड़ा role अदा किया to keep me going and keep my interest alive in that. और उसमें फिर one thing led to another, solutions बनाते बनाते products build करते करते समझ आया कि this is something that I really want to do probably for the rest of my life. So that's how the interest started. और आपकी एजुकेशन कहाँ से थी? I graduated from FAST Lahore, bachelor's in computer science. ओके, सो आपको लगता है कि एक डिग्री ही इम्पोर्टेंट है टेक में आने के लिए? और I think डिग्री इम्पॉर्टेंट है टू ले अ फाउंडेशन. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहे कि डिग्री की बिल्कुल वैल्यू नहीं है. अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको एक फाउंडेशन मिल जाती है, एक पाथवे मिल जाता है. लेकिन इट्स डेफिनेटली नॉट एट ऑल इनफ. आई वुडंट इवन से कि आउट ऑफ 100 इट प्लेज द रोल ऑफ 50-50. Skills are always going to be way more useful than a degree. मेरे perspective में उसको 70-30 रेट करूँगा. ये 70% आपका skill set is way more important and you can build that up now even before even you join a university. Exactly. तो majority of the people globally अपना skill set तो बहुत पहले ही बना चुके होते हैं इस चीज़ के अंदर. And because the resources are available now, सब कुछ available है. तो आपके पास कोई reason नहीं है कि आप पहले चीज़ें ना सीख सकें. एग्जैक्टली. सो क्या ख्याल है आपका कि ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पास लैंडस्केप में इस वक्त टेक की लैंडस्केप कैसा चल रहा है और उसमें की क्या रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं विद टाइम सारा? Well, technology landscape has been out there for as long as we can remember. क्योंकि हमारी generation तो when we were growing up, of course, हमने तो पूरा इसकी entrance और कहीं वो देखी है ना, राइज देखना शुरू की कि किस तरह टेक्नोलॉजी निकल रही है आगे. एंड इट जस्ट फास्ट फॉरवर्डेड बहुत तेज़ पेस के साथ. लेकिन उसमें ये है कि जिस तरीके से मैं इसको डिवाइड करता हूँ एराज के अंदर, जिस तरह सबसे पहले www का एरा आया था, स्टैंडर्ड वेबसाइट्स एंड ऑल दैट, एवरीवन जस्ट वांटेड अ .com, राइट, कि बस मुझे एक साइट मिल जाए एंड पीपल वर गोइंग ऑल क्रेजी अबाउट इट. इंटरनेट प्रेजेंस चाहिए हर किसी को. बिल्कुल, बस एक डिजिटल प्रेजेंस. और फ्रॉम देयर ऑन इट स्टार्टेड ऑफ विद एप्लीकेशंस लेवल तक बातें आई कि अब एप्स बन रही हैं, उसमें इंटरेक्शन हो रही है, पीपल आर एबल टू कम्युनिकेट एंड गेट इन टच विद ईच अदर फास्टर. और फिर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट लार्ज स्केल सॉल्यूशंस बनना शुरू हो गए. फिर उसके बाद ऑटोमेशंस आना शुरू हो गई. तो इस तरह जो एक ग्लोबल एस्पेक्ट पे ये जर्नी चली है, वो अभी ऑफ कोर्स एज एवरीवन इज़ वेरी फेमिलियर विद इट, इवन नॉन टेक फोक्स, वो दिस द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड आई बिलीव almost every other industry globally is adapting to it really fast. Or that is the fastest trend I think people should be looking forward to as well. ओके, सो हम थोड़ा सा ना स्किल गैप की बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि स्किल गैप बिटवीन एजुकेशन डिग्रीज, जैसे हमने डिग्री की बात की कि डिग्री आपके एक फाउंडेशन को ले करता है, तो एक डिग्री के अंदर और एक मार्केट रेडी डेवलपर के अंदर कितना स्किल गैप आ रहा है आपके अकॉर्डिंग? एज आप बिजनेस रन कर रहे हैं पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली भी, तो आपको क्या लगता है? आई थिंक मैं इसके दो एंगल्स प्रेजेंट करना चाहूँगा. पाकिस्तान के अंदर स्किल गैप मैंने ज़्यादा नोट किया है कंपेयर टू व्हाट
I've seen globally. Okay. जैसे पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में जो मोस्टली लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो अभी भी उन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं बिकॉज दे लैक अवेयरनेस. आई थिंक मेरी एक शिकायत यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट से ये है कि वो लोगों को मार्केट रेडी नहीं कर पाते हैं. ये नहीं देख पाते हैं कि इस वक्त एक्चुअली चीज़ चल क्या रही है. एक सिंपल डेवलपर बनाना किसी को दैट्स नॉट अ बिग थिंग. इट्स नॉट अ बिग थिंग एनी मोर. एक इंजीनियर बनाना, एक सोल्यूशन बिल्डर बनाना इज़ द थिंग. देयर इज़ अ डिफरेंस इन दैट. तो जो सोल्यूशन बिल्ड करने वाला पर्सन होगा जिसको क्यूरियोसिटी होगी और वो अवेयर होगा कि इस वक्त ग्लोबली चल क्या रहा है, व्हाट शुड आई बी फोकसिंग ऑन मोर, वो ज़्यादा बेहतर रह सकेगा मार्केट के अंदर. तो ये चीज़ हमारे इंस्टीट्यूट्स में अनफॉर्चुनेटली अभी लैक करती है कि वो प्रॉपरली अवेयरनेस नहीं दे पाते हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग अब जैसे एक स्टैंडर्ड किस्म के इंजीनियर बनेंगे. अब इट्स नॉट लाइक एंड्रॉयड डेवलपमेंट हैजंट एंडेड बट वो काफ़ी कम हो गई है. बहुत ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो उसकी मतलब उसको शैडो कर देती हैं. Exactly. और क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है. जी. तो आई हैव नोटिस के इस चीज़ की अवेयरनेस कम होती है. पीपल स्टिल ट्राई टू टेक पैथ्स जो आज से 5-6 साल पहले लोगों ने लिए थे एंड दे थिंक कि वही पैथ मैं लूँगा या लूँगी तो आई एम गोना मेक इट वर्क बट इट डजंट. सो द अवेयरनेस प्रॉब्लम इज़ डेफिनेटली देयर. ओके. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की. जैसे अभी आपने बात किया कि अभी आप 5 से 6 साल पहले की टेक्नोलॉजी को सीख के उस बात पे चलते हो तो आपका सक्सेस रेट वो नहीं होगा. तो आपको क्या लगता है कि हर साल के साथ जो सी टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती रहती हैं, तो अभी 2025 आने वाला है तो उसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स को लाजमी सीखनी चाहिए? अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर को मैं रिलेट करूँगा फाउंडेशन से. सबसे पहले if your foundation isn't strong and you started off from a technology framework, then you're going to struggle at every technology that's given to you. वो जितनी मर्जी चेंज होती रहे. Exactly. अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल C++ वगैरह क्यों पढ़ाते हैं, ठीक है, वो इसलिए कि आप you get so comfortable with the programming language कि आपको पता होता है कि अच्छा मुझे किसी भी किस्म की लैंग्वेज मिल जाएगी, किसी भी किस्म का फ्रेमवर्क मिल जाएगा, आई विल बी एबल टू फिगर इट आउट. इवन सारी लैंग्वेजेस अगर पाइथन की भी बात करें तो उसका बैकएंड पाइथन ही है, सी पाइथन. हाँ, आप लेकिन अगर आप पाइथन से स्टार्ट लेंगे तो वो मुश्किल कर देगी आपके लिए इन माय पर्सपेक्टिव. एंड आई हैव सीन दैट बिकॉज मैंने अपना करियर जब स्टार्ट किया था आई यूज्ड टू टीच कोडिंग टू अ लॉट ऑफ किड्स. तो उसमें मैंने ये नोट किया था कि पाइथन सीखने वाले लोगों को जो स्टार्ट से सीखते थे उनको प्रॉब्लम्स आती थी एंड दे हैड टू गो टू C++ in order to set a stronger foundation. First set the foundation right. And एक दफ़ा आपकी फाउंडेशन राइट होगी उसके बाद ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की अडेप्शन है वो उसमें आती है. टू द लेटर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ में फिर आपका शिफ्ट बहुत कंफर्टेबली हो जाता है. You're not scared of it. आपको होता है कि अच्छा at the end of the day I know what's happening at the bedrock. I know what's going on at the underlying layers of all of this and I'll be able to get on to. अगर किसी ने फाउंडेशन नॉलेज उनकी अच्छी है तो AI के कोई भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, मशीन लर्निंग की किसी भी किस्म की फंक्शनैलिटीज़ आ रही हैं, they'll be able to adapt to it really fast. Right. So आपके ख्याल में अभी आपने बताया कि डेवलपर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं लेकिन इंजीनियर्स थोड़े से कम हैं. So what is the difference between a developer and engineer? देखिए ये एक सब्जेक्टिव सी बात है और उसके अंदर मैं ये कहूँगा एंड आई माइट गेट अ लॉट ऑफ हेट ऑन इट बट दैट्स फाइन. मेरे नज़दीक एक डेवलपर जो है वो एक टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक पर्सन होता है कि ये इस चीज़ का डेवलपर है. मेरे नज़दीक एक इंजीनियर जो है वो एक सोल्यूशन बिल्डर होता है कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द टेक्नोलॉजी स्टैक जो उनके सामने आया है और वो मल्टीपल टेक्नोलॉजी स्टैक से पूरा सोल्यूशन बना सकते हैं. वेदर इट्स वर्किंग ऑन द फ्रंट एंड, बैक एंड, क्लाउड कंप्यूटिंग लेयर, सिक्योरिटी लेयर्स, इन सारी चीज़ों का उनको अच्छा नॉलेज होता है टू अ लेयर वेयर दे कैन इम्प्लीमेंट इट ऑल. दे डोंट नेसेसरली हैव टू बट दे कैन. तो एक इंजीनियर जो है वो मेरे नज़र में एक सोल्यूशन बिल्ड करने वाला इंसान. ठीक है, एक सोल्यूशन बिल्डर आपके ख्याल में एक इंजीनियर होगा जिसको किसी भी टेक से फ़र्क नहीं पड़ता, ही विल अडॉप्ट एनीथिंग. या दे विल बी एबल टू. या ओके. सो 2025 की अभी हमें 5 टेक्नोलॉजीज ऐसी बताए हैं जो कि अभी ट्रेंड के साथ फॉलो करनी चाहिए और उनको सीखना चाहिए ताकि आपका मार्केट में यू कैन गेट राइट. सबसे पहले आई मीन आई वुड से वंस अगेन अगर कोई पर्सन बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है तो वंस पहले तो वो फाउंडेशन
के ऊपर मैं जोर इसलिए देता हूँ कि वो पहले सही करे। लाइक हाँ, C++ जैसी चीज़ें होंगी, C होंगी, जावा इज स्टिल अ गुड फाउंडेशन एज वेल, बट C++ स्टिल इन माई आइज इज द आइडियल वे टू स्टार्ट। अगर आप 5 टेक्नोलॉजीज की बात करें जो मार्केट में इस वक्त चल रही हैं, I'll try to name like the top one. 2025 में भी हाँ, and onwards, right? So like AI of course I would say is something कि आप जिस भी टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर हैं, make sure you know about it, make sure what's going on with it, make sure कि इसके अंदर डेवलपमेंट कैसी हो रही है, किस इंडस्ट्री में, किस सेक्टर के अंदर क्या काम चला जा रहा है, ठीक है। AI मशीन लर्निंग is one definite angle that we should be focusing on. Then there's of course automation में इस वजह से कहूँगा कि इवन दो ये बहुत रिलेट करती है AI से, क्योंकि अक्सर औक़ात AI is written on top of that. Automation इसलिए कि now no one, at least globally, they're not looking for manual, intensive, administrative tasks. Everyone wants their workflows and processes to be automated. जो भी इंडस्ट्री के अंदर उनका बिजनेस चल रहा है, तो automation is one angle जो आपको इस चीज़ में बहुत फायदा देती है। Cloud computing is something I would say is an excellent field. It's not going to go away, especially because जब से on-prem has been transformed to fully cloud-based solutions, तो उसकी demand like is in every industry wherever technology resides. तो इसमें जाने का बहुत ही strong advantage है एक। और उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी को मैं लाजमी कहूँगा, हाँ, क्योंकि वो इससे रिलेट हो जाती है कि wherever of course जहाँ पे आपकी क्लाउड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जहाँ पे वो इन्वॉल्व होंगी, साइबर सिक्योरिटी इज़ अ क्रूशल एलिमेंट ओवर देयर। एंड आई थिंक साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस आई विश कि यहाँ पे और ज़्यादा करवाई जाए पाकिस्तान के अंदर, एंड शो देम एंड लेट द पीपल नो, लेट अपकमिंग स्टूडेंट्स नो कि इसकी ग्लोबली कितनी ज़्यादा डिमांड है, एंड हाउ दे कुड एक्चुअली मेक एन अमेजिंग फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स बेस्ड ऑफ दिस। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि IoT मैं अभी ब्लॉकचेन थोड़ी वॉलेटाइल है, तो इसलिए मैं उसको बिल्कुल टॉप 5 में नहीं लेवल करना चाहूँगा। इट मे बी एट द 6th, लेकिन एक और बड़ी जिसे कहते हैं ना अक्सर अंडर वैल्यूड चीज़ कंसिडर की जाती है, वंस अगेन इन दिस रीजन मोस्टली, वो IoT है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मैं बहुत हाईएस्ट ही रेट करता हूँ कि ऑटोमेशन से रिलेट हो रहा है। हाँ, मतलब इट्स वो फिजिकल कंप्यूटिंग में आ जाती है ना फिर। ऐसे कोई भी जो एप्लीकेशंस होती हैं, हम डिजिटल लेवल के ऊपर तो उनको देखते हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो IoT बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर आप AI जोड़ के, ऑटोमेशन जोड़ के एंड ऑल दैट बहुत अमेजिंग सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मुझे याद है, मैं आई वाज टॉकिंग टू दिस रिसर्चर वंस, वो स्टैनफोर्ड के थे और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। आई हैव अ लाइकनेस ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ एंड नेचर, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उनसे बात कर रहा था। देयर प्रोजेक्ट वाज अराउंड द चिप्स जो वो एनिमल्स में लगाते हैं, और वो जहाँ जहाँ वो एनिमल जा रहा होता है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, उसकी मूवमेंट एंड एवरीथिंग। अब दैट्स ऑल IoT बेस्ड। अब उसके अंदर डेटा गैदर करना, ये सारी चीज़ें करना, दिस इज़ ऑल सम वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। आई मे हैव मिस्ड आउट ऑन वन फील्ड, लेकिन डेटा साइंस, इस मेरे बात करते ही जेन में आया कि डेटा साइंस इज समथिंग दैट वन शुड नॉट स्किप आउट एज वेल। इट रिलेट्स टू एवरीथिंग यू आर डूइंग, स्पेशली विद AI। ओके, सो अभी आपने ब्लॉकचेन को कहा कि वो आपकी 6th प्रेफरेंस पे हो गई, 6th शायद 7th की चली गई हो। ओके, सो ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है ब्लॉकचेन बबल था 2022 2021 में कुछ ऐसे, लेकिन उसके बाद वो एकदम से बस्ट हुआ, तो आपको क्या लगता है कि ब्लॉकचेन में कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जिसकी वजह से ये पूरा अपने पोटेंशियल पे जा नहीं पा रही? I mean, I am a big ambassador of the blockchain technology myself, क्योंकि मैंने खुद hands on बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है, और and I've had the privilege to work with some amazing teams globally in this. The reason why ये सारा कुछ हुआ, it's because of the cryptocurrency layer. अब प्रॉब्लम ये, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ वेरी यूजफुल। दुनिया ब्लॉकचेन को आई स्टिल थिंक अभी तक 80% से ज़्यादा तो उसको क्रिप्टो करेंसी की लेयर तक ही समझती है। अब वो अगर बबल बर्स्ट होगा, कॉइन्स और टोकन्स की वैल्यूज डिसरप्ट होंगी, मार्केट डिसरप्ट होगी, पीपल आर नॉट गना बिलीव इट मच। लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल यूज केसेस हैं डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी की, वो तो अभी भी हैं और वो होते ही रहेंगे। वो अगर आप एरिया ऐसा पकड़ते हैं और ऐसी इंडस्ट्री को पकड़ते हैं जो उसकी कोई मीनिंगफुल एप्लीकेशंस निकाल रहे हैं, देन इट्स एन अमेजिंग थिंग टू वर्क ऑन। आई नो सम इनक्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस जो इस चीज़ पे काम भी कर रहे हैं। सो आई वुडंट रेट इट लो, आई एम जस्ट सेइंग इट्स, अगर आप क्रिप्टो की लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं डेवलपमेंट वाइज, वो थोड़ा रिस्की हो सकता है करंट एरा के तौर पर। इट मे गेट बेटर, बट
रियल लाइफ एप्लीकेशंस में जहाँ उसका इम्पैक्ट हो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना फिर भी बेहतर है। ठीक। और आपको क्या लगता है कि एआई जो सा अभी तक काफ़ी ज़्यादा एआई में चेंजेस हो चुके हैं, मतलब हमें लगता है अब इससे ज़्यादा क्या ही चेंज होगा। लेकिन जब आप सोचेंगे इससे ज़्यादा क्या चेंज होगा, अगले दिन ही कोई ना कोई नया चेंज आया होगा उसके एग्जैक्टली अंदर। आपको ठीक क्या है, लगता है कि एक साल का टाइम अगर हम देते हैं 2025 के एंड तक, हमें एआई में कौन से मेजर चेंजेस आपको लगता है देखने को मिलेंगे? कौन सी डेवलपमेंट हो चुकी होंगी इस टेक्नोलॉजी में? थोड़ी सी मैं बोल्ड स्टेटमेंट दूंगा इसके अंदर, लेकिन आई थिंक बाय द एंड ऑफ 2025 या इवन 2026 कर लें, ओके। आई थिंक एआई इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होगी कि हम लोग एक सिंगल पर्सन बिलियन डॉलर कंपनीज देख सकेंगे। हम्म। उसकी वजह मैं ये बताऊंगा कि एक पर्सन अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशन, मोबाइल जी। एप्लीकेशन, डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें एआई से करंट दौर में ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके। मार्केटिंग वीडियोस एआई से बन सकती हैं। आप अपनी लिटरली एक फ़ोटो खींचें, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दें, उसको अपनी आवाज़ दें, वो आपकी पूरी कैरेक्टर को एनिमेट करके आवाज़ निकाल के पूरा ऐसा बना देगा जैसे इट्स यू टॉकिंग। सो यू डोंट इवन नीड टू बी ऑन द कैमरा द एंटायर टाइम। वॉइसेस सारी उससे बन जाएंगी, इमेजेस उससे क्रिएट हो जाएंगी, वीडियोस सारी उससे आपकी बन जाएंगी, जिसके लिए पूरी पूरी टीम्स हायर होती थी। एग्जैक्टली। तो इमेजिन कि एक सिंगल पर्सन ये सारा कुछ कर पा रहा है, ठीक है, Right. और या कर पा रही हैं, एंड दे आर एबल टू जनरेट हाई रेवेन्यू बेस्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस बाय सेलिंग डिजिटल गुड्स या डिजिटल सर्विसेज किसी भी फॉर्म में। Exactly. ठीक है, और हाँ, अगर आपकी बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसमें आपको टीम दूसरे एंगल्स में चाहिए तो ठीक है, लेकिन डिजिटली आपने वो सारा कुछ एआई से अगर कवर कर लिया तो आई थिंक सिंगल पर्सन कंपनीज पूरी पूरी खड़ी हो सकती हैं विदाउट इन्वॉल्विंग दैट। तो वही फिर वो जो ओल्ड क्वेश्चन चलता आ रहा है कि एआई आपकी जॉब्स को खत्म कर देगी। आपको ऐसा लगता है कि क्या नहीं, मुझे ऐसा completely बिल्कुल नहीं developer- लगता। मैं ये कहता हूँ कि एआई आपकी जॉब ख़त्म नहीं करेगी, आपकी जॉब एलिवेट कर देगी। ओके। कि आप जो टीडीएस टास्क करते थे आप वो एआई से करवाएं और अपने आप को एलिवेट करवाएं। हाँ, अगर आप स्टबर्न इस तरह हो जाएंगे कि मैंने तो यही चीज़ करनी है और अगर फिर एआई आपको फिर वो काम करके दे देगी, फिर तो आप डेफिनेटली रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन वो आपकी इट्स इनेबलिंग यू टू डू समथिंग बेटर, जो कि वो द टास्क दैट दे कैन टेक ऑन फॉर देमसेल्व्स। अभी हम थोड़ा सा आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव को टच करते हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में ऐसे टेक बिजनेस स्टार्ट करना अभी इस मोमेंट में कैसा है? कौन से चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं एज ए एस्टैब्लिश वन, और कौन से जो न्यू पर्सन स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं? If I had $1 for every time I heard that question. Currently, मैं ये ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले मेरी एक फाइंडिंग थी कि किसी को भी ना डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं है ग्लोबली, जैसे यूएस वगैरह के अंदर। एंड दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, लेकिन आई शाइन मोर लाइट ऑन इट कि किसी को डेवलपर्स की उस तरह ज़रूरत नहीं है। एवरीवन हैज़ पीपल इन देयर कनेक्शंस जिनको डेवलपर्स मिल जाते हैं वहाँ से। यूएस में एक बंदा है, वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है, उसको डेवलपमेंट टीम चाहिए अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए। पहले अपने एग्जिस्टिंग सर्कल में पूछेगा और 9 out of 10 टाइम्स उसको अपने सर्कल में कोई ना कोई डेवलपमेंट टीम मिल जाएगी। ठीक है। वहाँ से नहीं अगर उसको मिलेगी तो दे विल स्टार्ट सर्चिंग आउट एंड ऑल दैट। और जब तक पाकिस्तान की बारी आती है तब तक ये होता है कि वो प्रोजेक्ट इतना स्क्रूटनाइज होकर वहाँ पे आ चुका होता है कि उसके बजट कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा लग चुके होते हैं और लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इट बिकम्स रिस्की। ये पहले था। ठीक है। अब ये है कि डेवलपर्स नहीं चाहिए, सर्विस बेस्ड कंपनीज भी नहीं चाहिए। ठीक है। वो लोग चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम को कोई रेडीमेड सोल्यूशन से सॉल्व करके दे सकें, क्योंकि एआई कैन डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। नो वंस लुकिंग टू बिल्ड थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच अनलेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है। ठीक है। उस केस में मैं आपके क्वेश्चन को इससे रिलेट करूंगा कि स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी कंपनी इन पाकिस्तान, इसी से रिलेटेड आप पूछ रही थी ना, जी जी। कि स्टार्टिंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी इन पाकिस्तान, I think right now it's not a smart decision at all to start a traditional software house unless you have a solution oriented approach. Okay. Unless you're building a unique solution, like for example, कोई भी, जैसे कि जी मैं हॉस्पिटल सिस्टम्स, हॉस्पिटल किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो उनके मल्टीपल सिस्टम्स में डेटा एक्सचेंज करवा सकता है। ठीक है। अब वो एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच है, उसमें कस्टमाइजेशन आ जाएंगी, चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन you don't need to sell a specific service only.
कि आप सर्विसेज बेचते हैं, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और एक सैड रियलिटी ये भी है कि पाकिस्तान में रहते हुए वो एक तो कंपटीशन का आपको बहुत ज़्यादा हिट पड़ता है, आपके नेबरिंग कंट्री से भी पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली ये बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, एंड दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब बाय द वे, ठीक है। एंड और दूसरा ये होता है कि बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप एज वेल और इकोनॉमिकल लैंडस्केप, फिर बाहर की कंपनीज ट्रस्ट भी बहुत कम करती हैं हमें यहाँ पे, तो इट मेक्स इट हार्ड टू build a strong business over here. ओके, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आपको क्या लगता है सोसाइटी को, कैसे वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे इम्पैक्ट कर रही है? क्योंकि हमारा जो अभी है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा सुबह से शाम तक वास्ता पड़ता रहता है, तो आपको कैसे लगता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ओवरऑल इसको कर रही है, हमारी लाइफ्स को इम्पैक्ट? आई थिंक well, it's not only a subjective question, but I think सबके माइंड में ये वाला आंसर होता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि it's got you connected to everyone you could imagine, right? So it's a connected world, but I think negative impact ऐसे है कि like through technology you're connected with everyone in the world, but you don't even know who your neighbors are, right? So उन लोग a lot of people lose the element of personal connection because of this. Digital world जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, and I specifically say that for the very very younger generation, जो बच्चे अब आ रहे हैं। एक टर्म यूज़ होती है वर्चुअल ऑटिज्म की, जिसमें वो इतना ज़्यादा स्क्रीन और सोशल एलिमेंट्स में डाल रहे होते हैं कि उनको रियल लाइफ सिनेरियोज फेस करने से भागते हैं, वो इंटरेक्शन से भागते हैं, बात करने से भागते हैं, they don't know how to build those connections, they don't know how to build that network. That's, I think, is one of the downsides of it, but of course दोनों साइड्स हैं उसकी, हाउ यू वांट टू टेक दिस थिंग्स फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो आई थिंक इज वेरी मच सब्जेक्टिव टू कि आप उसको कैसे अडैप्ट कर रहे हैं। अभी आपके आंसर से मुझे एक चीज़ याद आई कि हमने वर्चुअल रियलिटी पे बात नहीं की। आपको क्या लगता है वर्चुअल रियलिटी जो से ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इम्पैक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में? एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इट्स डूइंग इट राइट नाउ एज वेल, क्योंकि जिस तरह वो एप्पल ने विजन प्रो निकाला, और अभी मेटा ने जो वो ग्लासेस निकाली हैं अपनी, दे आर लाइक वो तो बेसिकली वर्चुअल रियलिटी से आगे चीज़ निकल गई है ना। वर्चुअल रियलिटी ऐसे निकल गई है कि आप लाइक you're seeing things and you have a screen within your eyes, देखते देखते वो चीज़ है। I think virtual reality is not going anywhere in my perspective, it just needs to figure out its use cases। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वर्चुअल कोवर्किंग स्पेसेस निकले थे, वर्चुअल ऑफिसेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा निकला था, वो सारा ये VR बेस्ड ही काम करना चाह रहे थे, but that trend didn't really pick up that high as it could have, but ऐसी बात नहीं है कि उसमें एप्लीकेशन से निकल सकती हैं, एप्लीकेशन अभी भी बहुत निकल रही हैं उसके अंदर। ओके, सो अभी आपने जिक्र किया कि बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक एप्लीकेशंस पे जा रहे हैं, स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे एक तो हम बच्चों की भी बात करेंगे और एज ए एडल्ट पर्सन आपको कितना अपना डिजिटल डिटॉक्स की तरफ जाना चाहिए? देखिए इसमें कितना डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं एक टाइम में? देखिए उसमें यह है कि व्हेन इट कम्स टू वर्क तो you're always on the screen, जिस तरह का हमारा काम होता है। स्क्रीन के अलावा तो unless and until you're having a podcast or you're meeting people, उसके अलावा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक डिजिटल प्रेजेंस रखना। उसमें ये है कि मैं ये कहूँगा कि ये मुश्किल स्टेट इसलिए है कि अगर आप बच्चों को, ज़ाहिर है अगर आपने वो डिजिटल वर्ल्ड से दूर रखा, they're gonna be left behind, लेकिन अगर आपने उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दिया उससे, तो that's a negative impact of its own as well. Excess of everything is bad. तो वो बैलेंस वहाँ पे बच्चों के लिए तो फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। As an adult, बात वही है कि अगर आप डिजिटल वर्ल्ड को एज एन एस्केप समझ के यूज़ करेंगे, so you're never gonna get out of it. कि आप काम भी कर रहे हैं, उसके बाद फ्री होके भी आप सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, तो you're really not escaping the screen. मेरे नज़दीक the power of human interaction is way more important than anything else. Exactly. It takes you far beyond anything. Real life applications में, real life interactions के अंदर आपके लिए like it's critically important. You have to do that. Okay, there is a term called brain rot. आपको लगता है is it true? आपका काम करता है दिमाग ज़्यादा देर सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद? I think the term is true. It's subjective to every person. Okay. Brain rot बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। अगर सोशल मीडिया को स्पेसिफिक हम लेके चलें तो आप उस एक
ऑलमोस्ट फेक रियलिटी के अंदर घुसे होते हैं. एवरीवन नोज कि सोशल मीडिया मेजॉरिटी फेक होता है, एवरीवनस फेकिंग देयर लाइव्स, बट दे आर स्टिल इंडल्ज्ड इन इट. वो इसलिए है कि उसने आपको एक्सेसिवली हुक किया हुआ है अपने साथ. एंड यस, ब्रेन रॉट डज हैपन इफ यू आर ऑफ कोर्स एक्सेसिवली यूजिंग इट. और आपकी हर चीज़ पे आप इम्पैक्ट होता देखेंगे. आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपके इन पर्सन रिलेशंस इफेक्ट होंगे, आपका इवन अपने बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, सबके साथ रिलेशन इम्पैक्ट होता है अगर आपको ब्रेन रॉट होता है तो वो. और दूसरी बात ये कि मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा. आपके क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन से मुझे ये याद आया कि बेसिकली ना अब सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ही इतनी, क्योंकि देर सो फास्ट, एट जस्ट वन स्वाइप ऑफ अ फिंगर यू कुड सी व्हाटएवर यू वांट. आपको एक रील नहीं पसंद आ रही है, चेंज किया, आगे आगे चल रहे हैं. आपको आदत होगी ये चीज़ें ऐसे ऐसे होने की, हर चीज़ तेज होने की. दैट इंक्रीजेज एंग्जाइटी, दैट इंक्रीज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. जो आजकल लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे बच्चे ना बेसब्र हुए हैं. बच्चे तो पहले भी होते थे, बच्चे अभी भी हैं. बेसब्री जो है ना, दिस फास्ट स्क्रीन टाइम से भी बहुत आती है. जब सब कुछ बहुत तेज होता हुआ उनको नजर आ रहा था, उनको होता है सब कुछ अभी मिल जाए. व्हाई इज एवरीथिंग एल्स टेकिंग सो लॉन्ग. उनका कोई फेवरेट खाना पकने में लेट हो रहा है, वो मुसीबत डाल देंगे कि ये क्यों चीज़ लेट हो रही है, कोई और चीज़. तो these are some big negative impacts that I would say. अब जो एप्लीकेशंस, वो आसानी आपके लिए हो गई है, लेकिन जिस स्पीड से वो कंटेंट आपको दे रहे हैं, जिस स्पीड से आप अपने मूड के हिसाब से चीज़ें देख सकते हो, that's very terrifying on your own personality. ऐसा ही है. और उसके अलावा अटेंशन स्पैन पे भी काफी बिल्कुल अटेंशन स्पैन फर्क पड़ता है. ऐसे ही है, वही बात है, क्योंकि आपको आदत हो गई है फटाफट कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की, तो आप अपने रियल लाइफ में, अपने काम में, हर चीज़ में आप ज़्यादा देर अटेंटिव ही नहीं रह सकेंगे. राइट. और अगर आपको कोई ऐसा आपका फेवरेट AI टूल हो जो आप बनाना चाहें, तो वो कौन सा भी होगा जो अभी तक आपको लगता है बना नहीं है, जो आप बनाना चाहते हैं? आई थिंक वेल, ये अगर मेरे से पूछ जाए कि किस तरह का AI टूल मैं पर्सनली यूज़ करना चाहूँगा ना, तो वो एक ऐसा टूल होगा, जैसे मैं अपनी रूटीन के हिसाब से अगर बताता हूँ ना, तो वो एक ऐसा टूल होगा कि मेरी कन्वर्जेशंस, मेरी डेली एक्टिविटीज़, जो लोगों के साथ इंटरेक्शंस हैं, मेरी मीटिंग्स हैं, कुछ ऐसा है. इट्स नॉट लाइक इट डजंट एग्जिस्ट, इट्स जस्ट येट टू कम आउट एज द वन एंड ओनली सोल्यूशन कि मुझे यही चाहिए. वो ऐसा मैं देखना चाहूँगा कि मैं मीटिंग्स ले रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ ऑल दैट, तो उसके दौरान जो भी मेरे एक्शनेबल्स निकल रहे हो ना, मैंने किसी से नेक्स्ट मीटिंग स्केड्यूल करनी है, मैंने कोई काम करना है, मैंने किसी को रीच आउट करना है, किसी को फॉलोअप करना है, तो मेरी बातों से मेरे लिए टास्क्स निकाल के मेरे कैलेंडर में लगा के मेरे लिए सुकून दे दे. बिजनेस आइडिया दे दिया आपने. हाँ, मतलब इस तरह की चीज़ें बन रही हैं. हाँ, इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, बट आई थिंक ये एक बड़ी पावरफुल चीज़ हो सकती है. गिवन मैं तो ये दूंगा ना कि मुझे करंटली प्रॉब्लम्स क्या फेस होती हैं, उसमें मैं ये कैसे हेल्प ले सकता हूँ मैं इस चीज़ से, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वहीं से आपका सोल्यूशन मार्केट का रिक्वायरमेंट होती है. आपको क्या लगता है कि AI की लिमिट्स कहाँ तक होनी चाहिए? मतलब एक होता है एथिकल लाइन ड्रॉ, हमें कहाँ पे कर देनी चाहिए कि बस इतना काफ़ी है? आई थिंक ये सवाल इलॉन मस्क से पूछना ज़्यादा अच्छा है बजाय से कि मेरे से पूछें. बट आई थिंक Elon Musk says this as well, that AI can be dangerous. There has to be limitations to it. You need to draw a border line कि इससे आगे ये चीज़ ना जा सके, और वरना इट कैन बी वेरी कैटास्ट्रोफिक. और बॉर्डर लाइन यही है कि जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन हो गए, और उसमें आपके रियल लाइफ सिनेरियोज हो गए जिसमें इंसान ही काम कर सकता है. ठीक है. वो चीज़ें इम्पैक्ट जहाँ तक ना होएं, वो इस तरीके से इम्पैक्ट ना हो कि आपको like you eliminate human interaction. I think वहाँ पे AI को कंट्रोल करने की डेफिनेटली बहुत ज़रूरत है कि वो एलिमिनेट ना करे. I love the concept, ये जो Elon Musk ने रोबोट्स निकाले हैं. अब वो ऑप्टिमस में ये है कि वो they'll do everything, house chores and all that, which is fine. But they're not eliminating your human interaction. वो आप करें, ठीक है. तो आई थिंक वो एलिमेंट, मतलब ह्यूमन रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन हेल्प होनी चाहिए. एग्जैक्टली. सो बी द बेस्ट ह्यूमन एंड लेट AI बी द बेस्ट AI फॉर थिंग्स दैट दे कैन डू बेस्ट. ओके, सो AI की बात करते हुए हम AI आर्ट की बात करते हैं. आपको लगता है उसके अंदर वो सोल जो नज़र आती है आपको, स्पेसिफिक मीनिंग्स आर्ट के अंदर, ह्यूमन मेड आर्ट के अंदर, आपको वो AI आर्ट के अंदर नज़र आ रही है चीज़ें? नो, मेरे पर्सपेक्टिव में नहीं. आई एम नॉट एन आर्ट पर्सन माई सेल्फ, बट मुझे इतना पता है कि AI जनरेटेड आर्ट जो है वो मुझे इतना फैसिनेट नहीं करता जितना एक ह्यूमन थॉट से निकली हुई एक चीज़ फैसिनेट करती होगी.
ओके सर, तो आप अपना बताएं कि एक इंजीनियर और डेवलपर में आपके ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी इज़ क्यूरियोसिटी. ओके. The more curious you are, the more you will want to know, the Right. more you'll be able to head towards solutions and create an exceptional application system solution जो भी आप काम कर रहे हैं. आप curious नहीं होंगे तो आप और learn नहीं करेंगे. Exactly. आप किसी और of course आपने और learn नहीं किया तो you're just gonna be stuck there. तो curiosity is one single element. अगर आप में curiosity नहीं है तो आप figure out करें कि क्यों नहीं है. इसका मतलब है शायद आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है. यू कैन कंप्यूटर साइंस इज अ वास्ट फील्ड. एग्जैक्टली. चेंज कर लें, दूसरे एरियाज देख लें एंड ऑल दैट, बट मेक श्योर आप उसकी फील्ड में रहें जहाँ क्यूरियोसिटी हो आपको. दैट्स वन क्वालिटी आई वुड से गुड मॉर्निंग. और कंटिन्यूअस लर्निंग जैसे आपने बिल्कुल वो उसको ही लीड करेगी. एग्जैक्टली. और कोई फेवरेट टेक्नोलॉजी आपकी जिसमें आप काम करना चाहते हो फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अगर एक टेक्नोलॉजी आपको करनी पड़े? आई थिंक रेस्ट ऑफ योर लाइफ के अंदर तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा शिफ्ट्स आती हैं इसके अंदर. लेकिन मुझे जो पर्सनली शौक है वो इंटीग्रेशंस और ऑटोमेशंस का बहुत शौक है और करंटली हम लोग उसी में काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर भी. लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशंस हम इंटीग्रेशंस के अंदर कर रहे हैं और उसमें इसलिए सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे पर्सनली जो शौक है वो ये है कि मल्टीपल सिस्टम्स की एक दूसरे से बात करवाना एक अच्छा सोल्यूशन नज़र आता है. दैट काइंड ऑफ एक्साइट्स मी. ओके. एंड यू आर अ वेरी प्रोडक्टिव पर्सन, तो कुछ अपनी प्रोडक्टिविटी टिप्स वगैरह शेयर करें हमारे साथ. आई थिंक वेल सबसे पहले ये कहूँगा कि प्रोडक्टिविटी टिप्स में ये है कि क्यूरियोसिटी से स्टार्ट ज़रूर होता है क्योंकि जब आप क्यूरियस होते हैं ना तो आप हंग्री होते हैं टू गेट स्टफ डन और उससे यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग प्रोडक्टिव एज वेल. दूसरा है कि ऑफ कोर्स अगर आप इंटरेस्ट की चीज़ में काम कर रहे हैं जिसमें आपको शौक है आपकी प्रोडक्टिविटी खुद उसमें इंक्रीज होना शुरू आपको खुद नज़र आएगी होती हुई. तीसरा ये है कि नंबर वन प्रोडक्टिविटी टिप ये है कि मतलब जस्ट गो फॉर इट रादर दैन ओवर थिंकिंग सिचुएशंस. किसी भी चीज़ को ले, वो डेवलपर है, वो कोई मार्केटिंग पर्सन है, वो पर्सन है जो अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट. एक दफ़ा स्टार्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी आपको नज़र आना शुरू होगी. बट यू कैन फाइंड अ मिलियन एक्सक्यूजेस नॉट टू डू समथिंग, बट यू जस्ट नीड वन टू गेट स्टार्टेड. एक दफ़ा शुरू करें, स्टार्ट करें और अपने आप को किसी भी किस्म की नेगेटिव एनर्जी से दूर रखें. इफ़ देयर आर पीपल इन योर सर्कल जो आपको पता है कि they're not productive for you, they're not productive themselves, चाहे उनकी फील्ड डिफरेंट है and all that, अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है and all that, they're gonna drain you down. You're like the common person, you're like the fifth common person among the group of 5 people जिनमें आप hang out करते होंगे. तो अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए मेक श्योर कि आपका सर्कल जो है वो एक पॉजिटिव सर्कल है. तो अगर आपका सर्कल नहीं सही, लोग आपके अराउंड पॉजिटिव नहीं है, फास्ट पेस नहीं है, सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है और मतलब ग्रोथ की बातें नहीं करते हैं, सो यू आर गोना बी लेफ्ट बिहाइंड. आप प्रॉपर फील करेंगे कि आई एम जस्ट स्टक. तो प्रोडक्टिविटी के लिए चेंज करनी चाहिए. बिल्कुल, अगर ज़रूरत है तो करें. से बाय टू पीपल जो बेशक आपके बचपन से आपके फ्रेंड्स हैं लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी अगर रखते हैं तो दे आर रियली नॉट फ्रेंड्स टू बी ऑनेस्ट. एज इट सैड इट मे साउंड, लेकिन कुछ हमारे लोग जो हैं वो मोस्टली इमोशनल ज़्यादा होते हैं रादर देन लॉजिकल. Exactly. और प्रोडक्टिविटी के लिए लॉजिक चलती है, इमोशंस नहीं चलती. राइट. उसके अलावा अच्छा, प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट ग्रैब करता है, तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ को कि बहुत सी एप्लीकेशंस हमें चाहिए जो हमारा अभी थोड़ा सा हमें उसे कट डाउन करे सोशल मीडिया से कुछ ऐसा? आई थिंक प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस का पूछ रही हैं, जो प्रोडक्टिविटी की एप्स होती हैं वो आई थिंक वो थोड़ा ओवरकिल है. आप प्रोडक्टिव विदाउट एप्स हो सकते हैं. देयर आर सेवरल वेज टू मेक योरसेल्फ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड इट जस्ट डिपेंड्स व्हाट सूट्स यू. लाइक मैं तो अपने टास्क, अभी मेरे पास एक डिजिटल नोटपैड है जिस पे मैं हाथ से लिखता हूँ मेरे टू डूज क्या हैं. ठीक है. तो मतलब आई फॉलो दैट. सम पीपल आर लाइक हम पूरे वीक का पूरा प्लान लेके एक एक दिन का यूं करते हैं. आई सॉर्ट ऑफ वर्क अ लिटिल डिफरेंटली. इट रियली डिपेंड्स आपको क्या सूट करता है. आई थिंक प्रोडक्टिविटी एप्स अब करंटली थोड़ी ओवरकिल बन रही हैं. ओके. इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती. यू कैन फिगर आउट वेज टू गेट प्रोडक्टिव. ठीक है. और लास्ट पे आपको एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अपना टेक्नोलॉजी बिजनेस अभी स्टार्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल. नंबर वन पीस ऑफ एडवाइस जो इनएविटेबल है, इट्स ट्रैवल. गो आउट. यू नीड टू बी वेयर योर कस्टमर्स आर.
ओके। यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ बैठा हुआ या यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे कस्टमर्स यूएस के हैं, यूरोप के हैं, मिडल ईस्ट के हैं, कहीं पे भी हैं, तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कंपनी बना लूँ। ठीक It है। doesn't work that way. You need to meet people. You need to go out, set foot on the ground where your customers are. और अगर आपके customers US के हैं, you have to make sure आप उनके time zones के हिसाब से काम करें. You can't be sleeping when your customers are awake. ओके। Right? And ट्रैवल इसलिए ज़रूरी कि जो आप इन पर्सन कनेक्शन से बिजनेस गेन करेंगे, ट्रस्ट मी, कोई ऑनलाइन सोर्स से आप उस तरह का बिजनेस नहीं जनरेट कर सकते। ये मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये दिस इज़ एन एक्सपीरियंस कमिंग आउट ऑफ दीज लास्ट 9 years ऑफ माई करियर। ओके। यू हैव टू गो आउट, यू नीड टू मीट पीपल एंड यू नीड, जिसे कहते हैं दोस्ती करें जाके लोगों से, ठीक है। अपने जो आपके नेटवर्क में वैल्यू ऐड करें लोगों से दोस्ती करें और हार्ड सेल ना करें लोगों को चीज़ें। फर्स्ट हेलो के बाद ये कोशिश ना करें कि मैंने इस बंदे को कस्टमर कैसे बनाना है क्या मतलब कि फ़ौरन उसको कस्टमर नहीं बना लेना। अब हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि आपने बिजनेस शुरू किया टेक्नोलॉजी का, बस अब मैंने इस बंदे से बात की ना, मैं इससे बिजनेस कैसे ले सकता हूँ, ये कैसे डेवलप अ रिलेशन, बिल्ड ट्रस्ट, टाइम लगता है, थिंग्स टेक टाइम, लेकिन वो फिर ऐसी ROI यील्ड करके देता है आपको कि यू ऑलवेज से दैट इट वाज वर्थ द वेट। दैट वाज आई वाज से ट्रैवल, बिल्ड कनेक्शंस एंड द रेस्ट फॉलोज अलोंग विद इट। और एक नॉन टेक क्वेश्चन जो कि मैं आपसे लास्ट पे पूछना चाहूँगी, दिस इज कि सर्वाइवल स्किल, आपको क्या लगता है कि सर्वाइवल स्किल्स में कौन सी ऐसी स्किल है जो लाजमी होनी चाहिए आप में? कम्युनिकेशन। ओके। चाहे आप जॉब हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप लोगों से नेटवर्क कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू मेक थ्रू, आप तरीका निकाल लेंगे। अगर आप लोगों से बात ही नहीं कर सकते हैं ना, और आप बिल्कुल ही एक कंप्लीटली इंट्रोवर्टेड पर्सन है कि मैंने किसी से कुछ करना नहीं है, मैंने अपने आप को केज रखना है, ये करना है, यू आर गोना स्ट्रगल अ लॉट। ओके। या यू हैव टू टॉक टू पीपल। राइट। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. आपके साथ रही। It was thoroughly fun. Thank you. I enjoyed it. Thank you.